सांसद जी, सिद्धार्थ से अब कोई मनमुटाव? सिद्धार्थ तिवारी आपकी पार्टी से विधायक हैं। अब राजनीति है, कहीं ना कहीं कुछ दाएं बाएं हो जाता है तो उसको राजनीति के लोग जो है, जो केवल राजनीति ही जानते हैं, राजनीति जिनका धर्म है, राजनीति जिनका लक्ष्य है, वो तो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारे विधानसभा के ही लोग स्नान करने के बच्चे। व्यक्तिगत आरोपों को आप कितना वो करते हैं? जब विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा मौलाना दिग्विजय सिंह, और उसके बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने तमाम सबके बयान, सारी चीजें आई। आपने भी कहा था कि खुरना है इनको बघेली में। नहीं, वो तो जनता ने उनको, मैंने ये पहले कहा कि जनता ने इनको हुरा है। हाँ। और अब हुरते रहना है। मैंने देखा है कि पहले भी आप तमाम जगह विजिट करते रहे, स्वास्थ्य केंद्रों पर। आपने इस बात को भी बड़े एग्रेशन के साथ रखा कि डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। अब डिप्टी सीएम हैं, इसी क्षेत्र से हैं, अभी भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं। डॉक्टरों की कमी उतरी नहीं है, बेसिकली वहाँ पर अभी इच्छा शक्ति की कमी है डॉक्टरों में। सरकार तो चाहती है कि लोग जाएं, परंतु आप सोचिए कि कितने डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं, वो उसी इलाके में रह के दवाई करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि एक एक दो दो करके कोई एक डॉक्टर परमानेंट रह रहे हैं, बाकी दो तीन कहीं अप डाउन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये समस्या मूल रूप से अभी डॉक्टरों के मानस की समस्या है। दूसरी, सरकारी सुविधाओं का भी अभाव है। उनके बच्चों को अच्छा, जब एक डॉक्टर तैयार होता है तो उसके बच्चों को वो चाहता है हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा लें, तो अभी उतनी अच्छी की गुणवत्तापूर्ण स्कूलें भी नहीं है उनके बच्चों के लिए, उतनी सुविधाएं भी नहीं है ग्रामीण इलाकों में। तो ये दो तीन कारण ऐसे हैं कि दोनों पक्ष है। सरकार हम अपनी सुविधा इतना नहीं पकाए कि। सांसद जी, आपका पिछले दिनों एक वीडियो आया, मुसहर जाति के बच्चों को आप नहला रहे थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद कांग्रेस के विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिमरिया के बच्चे भी नहाना चाहते हैं और सांसद जी के आवास जाएंगे और सांसद जी उनको भी नहलाएं। स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापित हुई, उस बीच पे भी आपके बयान आए कि भाई जमीन जहां देंगे, जिस तरह से देंगे वो करेंगे। कांग्रेस ने ये आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी रुकवा रही थी। सोशल मीडिया देख रहा था तो वो वीडियो अचानक से आया जिसमें आप मंच से बोल रहे थे कुकी न मारा, और वो ये चुनाव के समय से ये कुकी चली थी। कुकी चल रही है और कुकी अभी भी चल रही है, लेकिन अब कुकी का हो गया। आनंद लिया लोगों ने भी। हमको तो ये है कि भाई खुश रहे लोग, कुकी मारने से ही खुश हैं तो खुश रहो भाई। नमस्कार, वीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, देर सवेर सब उनसे रूबरू हुए होंगे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अलग अलग माध्यम हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें विंध्य के फक्कड़ बाबा कहते थे। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र जी हमारे साथ हैं। आज तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे और एकदम कोई ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सारे विषय हैं जिन पर हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी तमाम परियोजनाएं हैं जो रीवा में चल रही हैं और कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। सांसद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी क्या है, मैं जस्ट आपके आने के पहले सोशल मीडिया देख रहा था तो वो वीडियो अचानक से आया जिसमें आप मंच से बोल रहे थे कुकी न मारा, और वो ये चुनाव के समय से ये कुकी चली थी। कुकी चल रही है और कुकी अभी भी चल रही है, लेकिन अब कुकी का हो गया। आनंद लिया लोगों ने भी। हमको तो ये है कि भाई खुश रहे लोग, कुकी मारने से ही खुश हैं तो खुश रहो भाई। सांसद जी, क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, क्या डेवलपमेंट? क्योंकि रीवा सिंगरौली, जो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का है, उस पर भी अब लग रहा कि कितना डिले, चूंकि काम तो चल रहा है लेकिन अब सब चाहते हैं कि अब जल्दी ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे जनता को समर्पित हो जाए। अभी गोविंदगढ़ को तक तो सीधी में भी काफी दूर तक चले गए हैं और ऐसा आकलन है कि अगले साल तक हम सीधी तक पहुंच जाएंगे। आगे भी सिंगरौली के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और छुटपुट काम भी शुरू है वहाँ। तो इस तरह से मुझको लगता है कि सिंगरौली तक 2029 के पहले
सिंगरौली ट्रेन पहुंच जाएगी 2029 के पहले, इसके पहले सिंगरौली तक या कि तक कह लीजिए। हाँ, मतलब ये चांसेस हैं, क्योंकि ये जो डिले है अब ये मुझे लगता है कि गोविंदगढ़ से आगे का ही कुछ पोर्शन है। नहीं, वो तो क्लियर हो गया है। अब ये सिंगरौली से सीधी से सिंगरौली वाले पोर्शन में कुछ जगह दिक्कतें हैं, बाकी सीधी तक का तो लगभग एक आध जगह, एक दो जगह कहीं थोड़ी बहुत अड़चन है, बाकी तो कंप्लीट हो चुका है। गोविंदगढ़ में एक विरोध देखा गया था और ये था कि नौकरियों को लेकर लोग मांग कर रहे थे कि रेलवे नौकरी दे, और क्या ये संभव हो पाएगा कि हर व्यक्ति तक जिनकी लैंड से रेलवे निकल रही है ये दे पाएंगे? हालांकि बाद में रेलवे ने भी उसमें तमाम संशोधन और तमाम चीजें हो गई। पहले तो दिया, हमारे ही कार्यकाल में लगभग 500 लोगों को नौकरी मिली, हमारे ही कार्यकाल में 14 से 19 के बीच में। बाद में स्थिति ऐसी आई कि लोगों ने अब जिनको एक एकड़ में 10-10, 5-5 टुकड़े करके और वो 10 लोग मांग रहे हैं नौकरी, और एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई किसी परिवार में एक आदमी को, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे 4 लड़के हैं, चारों का हिस्सा तो चारों को दो। तो ये सब जब घालमेल पूरे इस ललितपुर से लेकर के सिंगरौली तक ये स्थिति जब बनी, तो अंत में रेलवे विभाग ने तय किया कि अब नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि इतना संभव नहीं है। एक परियोजना में आप कितने लोगों को, 10,000 नौकरी मांगने वाले लोग हैं, तो कैसे करेंगे आप? तो इसलिए जो कुछ लोग वास्तव में जिनका पुराने नियमानुसार मिलना भी चाहिए, उनका भी रुक गया इस घालमेल की वजह से, इन टुकड़ों में करने की वजह से। जिनको मिलना चाहिए तो उनका भी रुक गया, और एक नियम बन गया कि अब जमीन के बदले नौकरी नहीं देंगे, 5 लाख रुपए उनको दे देंगे, वो अपना रोजगार करें, कुछ भी करें। तो ये स्थिति है इस समय। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और क्या डेवलपमेंट है? अभी कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑनगोइंग हैं? जैसे रेलवे स्टेशन का फिर से जो डेवलपमेंट चल रहा था वो भी अब लगभग वो पूरा होने की ओर है। हाँ, वो रेलवे में जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो रहा है, ये एसी कोच मेंटेनेंस सेट, अपन उसको सरल भाषा में इस तरह कह सकते हैं कि जो एसी कोच आते हैं उनको मेंटेनेंस करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। और उस कोच मेंटेनेंस कोच अब आप समझिए कि जबलपुर में है और इधर प्रयागराज में है। बीच में कहीं भी इस तरह का नहीं है कि हम एसी कोच का मेंटेनेंस कर सकें। और रीवा में लगभग बन के तैयार है। छोटे मोटे कुछ चीजें हैं जो बहुत ही नॉमिनल हैं, और मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद से रीवा से एसी ट्रेनें बनने लगेंगी। हाँ, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत हो और किसी भी ट्रेन को यहाँ आने में फिर दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मेंटेनेंस यहाँ हो जाएगा। इसलिए बाकी तो 5 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, कवर्ड प्लेटफॉर्म हो गए हैं, माल गोदाम का काम पूरा हो चुका है, और रेलवे के जो सौंदर्यीकरण का काम है, विस्तारीकरण का काम है, वो भी रेलवे स्टेशन का आप देख रहे हैं कि अमृत योजना के तहत वो भी काफी प्रगति पर है। और मैं समझता हूँ कि रेलवे और एक ब्रिज बनाया जा रहा है 10-15 फीट चौड़ा, वो यहाँ से लेकर के 5 प्लेटफॉर्म को कवर कर पाएगा। लिफ्ट भी बन रही है 1 नंबर 2 में, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला प्रतीक्षालय, पुरुष प्रतीक्षालय, और ये ट्रेनों का कौन जाएगी, कहाँ डब्बा लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब सारी चीजें आप कल्पना करिए कि 10 साल पहले तो रीवा एक रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या थी, और आज आधुनिक स्टेशन के कहीं भी किसी भी स्टेशन को आप देखेंगे तो जो सुविधाएं दूसरे स्टेशनों में हैं वो लगभग रीवा स्टेशन में हैं। जो कुछ कमियां हैं उनको आदमी रेज कर रहा है, उनको भी पूरा हो रहा है, पूरा किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अमृत, जो ये सौंदर्यीकरण का और उसके विस्तारीकरण का काम जो जब पूरा हो जाएगा तो एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में आपको दिखेगा। नेशनल हाईवे रीवा से लगभग कनेक्टिविटी में लगभग चीजें हैं सांसद जी, लेकिन सवाल जो खड़े होते हैं वो सबसे ज्यादा ये खड़े होते हैं कि गुणवत्ता को लेकर सवाल रहते हैं। जैसे वही नेशनल हाईवे अगर वही कंपनी बना रही है, कोई भी कंपनी बना रही है, तो हम देखते हैं कि बाहर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है उसका, और हमारे यहाँ से जैसे मान लीजिए मनगवा से ही आगे बढ़िए तो जिस तरह के पैचेस दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ढिलाई तो कर दी गई। हाँ, निश्चित रूप से ये जो कंपनी थी पहले जिसने बनाया, उसको अनुभव की कमी थी शायद, या उन लोगों ने गोलमाल किया, क्या किया,
जैसे मनगवा से और ये चाक वाली रोड के लिए तो इसमें जो मूल कंपनी थी और जो उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर था और बैंक, इन तीनों की वजह से लगभग 1.5-2 साल तक लगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, ये अदालत चले जाएंगे। वो तो गडकरी जी की कृपा थी कि उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि भाई इसको कंप्लीट करना है, नहीं तो इसमें कहीं गोलमाल करोगे तो फिर आगे मामला गड़बड़ होगा। और उन्होंने जो अपने अंदाज में जब कहा तब फिर जा करके ये मनगमा से चाक वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो इसमें गुणवत्ता की कमी को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये भी आप मानेंगे कि जब कहीं नहीं बन रहा था तब ये शुरू हुआ है। और ये बात सही है कि उस समय तो लग रहा था कि यही सबसे बढ़िया है, लेकिन अब आज जब और भी अच्छे हाईवेज दिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा इसमें कमी। दूसरा ये अब कंक्रीट की सड़कें चारों तरफ हैं, ये कंक्रीट की नहीं है, ये डामर की है। तो इस वजह से कुछ दबाव है, नई मिट्टी डाली गई पूरी, तो वो भी कहीं न कहीं दबाव की वजह से कुछ सुधार की जरूरत महसूस होती है। परंतु अब जो है इतने में इतना तो मानने कि पूरी कनेक्टिविटी है चारों तरफ से हो गई है। सांसद जी, पिछले कुछ महीनों का अगर जिक्र किया जाए तो ये देखा गया कि किसान खाद के लिए जिस तरह लाइनों में खड़ा हुआ, एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तैयारी है, सरकार का इनिशिएटिव है, प्रधानमंत्री बोलते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बार इतनी विकराल स्थिति क्यों हो गई कि हर जगह ये देखा गया कि खाद आपूर्ति नहीं कर पा रही थी सरकार। इसका एक तो अपने यहाँ धान का रकबा बढ़ा, तो मूल वजह तो वो थी। दूसरा, आप कल्पना करिए कि 2014 के पहले तक केवल हमारी जितनी आवश्यकता थी उसका 10% उत्पादन देश में होता था। 90% खाद हम बाहर से मंगाते थे। इस वर्ष चाइना ने कुछ दिनों के लिए रोक दिया। इजराइल से हम खाद मंगाते थे, इजराइल अपने आप में फंसा हुआ है। और जो दक्षिणी अमेरिका से खाद आती थी वो यमन हूतियों की वजह से वो भी डर के मारे जहाज़ों को बाहर दूसरे रूट से आना पड़ा, तो देरी हुई। तो 2-3 अब आज की स्थिति में अब 35% उत्पादन 2014 तक 10%, और 2014 से 2025 तक 25%, अब 35% खाद देश में बनने लगी। 65% अभी भी हम बाहर से मंगाते हैं। दूसरा प्रयोग किया भारत सरकार ने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो कॉपर, नैनो मैग्नीशियम, इसका भी उपयोग किसान कम कर रहे हैं। और इस वजह से भी थोड़ा सा कमी आई है, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, ये जो नैनो मॉडल है, इसमें खाद का पूरा उपयोग हो जाता है। पत्तियों हम छिड़कते हैं तो छिड़कने से पत्तियां पूरा उस खाद के पूरे तत्व को अवशोषित करके और जड़ों तक पहुंचा देती हैं। जो हम छिड़कते हैं, जिस तरह का उपयोग अभी सामान्य रूप से हम कर रहे हैं, उसमें लगभग 60% जो खाद के अपशिष्ट हैं वो धरती में ही रह जाते हैं, उनका अवशोषण जड़ें नहीं कर पाती। इस वजह से मिट्टी में कठोरता आ गई। तो भारत सरकार ने ये तय किया कि हम नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और जितने भी फर्टिलाइजर हैं आपको उनका नैनो स्वरूप देंगे। और इस तरह से पत्तियों के माध्यम से हम खाद छिड़काव करके, और 1-8 साल इसमें है, 1-2 साल आपको हो सकता है थोड़ा सा उत्पादन कम पड़े, क्योंकि उसको अंगीकृत करने के लिए मिट्टी अभी तैयार नहीं है। तो 1, 2 साल, 3 साल, 2 साल तक उसको मिट्टी ऑब्जर्व करने में, मिट्टी के गुणों में परिवर्तन होने में समय लगेगा। परंतु नैनो यूरिया, नैनो डीएपी पूरी तरह से अगर उपयोग में आने लगे तो मिट्टी का जो मिट्टी में जो ये पत्थर समाया जा रहा है खाद के माध्यम से, बिल्कुल मिट्टी कठोर होती जा रही है, उस कठोरता में कमी आएगी। ये एक बड़ा कारण है। सांसद जी, स्वास्थ्य की ओर आते हैं। मैंने देखा है कि पहले भी आप तमाम जगह विजिट करते रहे स्वास्थ्य केंद्रों पर। आपने इस बात को भी बड़े एग्रेशन के साथ रखा कि डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। अब डिप्टी सीएम हैं, इसी क्षेत्र से हैं। अभी भी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आती हैं। क्या वजह मानते हैं कि आखिर शासन प्रशासन
बड़े पावरफुल नेता सब नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं लोगों को, डॉक्टर्स को, कि वहां पे भी जाके सेवाएं दें, या फिर ये मूल में ही कुछ समस्या हो गई है और ये समाधान अब नहीं हो पाएगा? उसमें देखिए, डॉक्टर लोग नाराज होंगे, लेकिन जिस दिन कोई भी लड़का डॉक्टरी की पढ़ाई में प्रथम दिन वो जाता है, कॉलेज में एडमिशन हो, तो उसी समय वो 7 घोड़ों पर सवार हो जाता है कि हम ये डॉक्टर का सही है, उनमें गुणवत्ता है, योग्यता है, बुद्धि होती है, तभी वो नीट कंफर्म कर पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। तो योग्यता में, बुद्धि की तीक्ष्णता में उनका कोई मुकाबला नहीं है, परंतु उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ऊपर रहती हैं, और जब उनको गांव में जा करके काम करना पड़ता है तो वो असहज महसूस करते हैं। और सही है, मैं इसको छिपाता भी नहीं हूँ कि डॉक्टरों की कमी उतरी नहीं है। बेसिकली वहाँ पर अभी इच्छा शक्ति की कमी है डॉक्टरों में। सरकार तो चाहती है कि लोग जाएं, परंतु आप सोचिए कि कितने डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं वो उसी इलाके में रह के दवाई करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक दो करके कोई एक डॉक्टर परमानेंट रह रहे हैं, बाकी 2-3 कहीं अप डाउन करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये समस्या मूल रूप से अभी डॉक्टरों के मानस की समस्या है। दूसरी, सरकारी सुविधाओं का भी अभाव है। उनके बच्चों को अच्छा, जब एक डॉक्टर तैयार होता है तो उसके बच्चों को वो चाहता है हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा लें, तो अभी उतनी अच्छी की गुणवत्तापूर्ण स्कूलें भी नहीं है उनके बच्चों के लिए, उतनी सुविधाएं भी नहीं है ग्रामीण इलाकों में। तो ये 2-3 कारण ऐसे हैं कि दोनों पक्ष है। सरकार हम अपनी सुविधा इतना नहीं कर पाए कि उनको शहर के बराबर जो सुविधा डॉक्टर को मिलती है उतना हम ग्रामीण क्षेत्र में दे पाए, लेकिन वो सुविधा के वजह से डॉक्टरों का थोड़ा सा रुझान गांव की ओर कम जाता है। लेकिन अभी तो कहा है सरकार ने, तय किया है, नीति तय की है कि नहीं, आपको तो कुछ दिनों वर्षों तक आपको गाँव में सेवाएं देनी पड़ेगी, इसलिए सुधार होगा। और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इस पर गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान होगा। राजनीतिक प्रश्नों की ओर आते हैं सांसद जी। पिछले दिनों आप भी थे उस मंच में, त्योंथर का घटनाक्रम है। व्यक्तिगत आरोपों को आप कितना वो करते हैं जब विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा मौलाना दिग्विजय सिंह, और उसके बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने तमाम सबके बयान, सारी चीजें आई। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत हमले क्या इस तरह के होने चाहिए? वो दिग्विजय सिंह के लिए तो आपने भी कहा था कि हुरना है इनको बघेली में। नहीं, वो तो जनता ने उनको, मैंने ये पहले कहा कि जनता ने इनको हुरा है। हाँ। और अब हुरते रहना है, और हुरेंगे हम भी। विरोध करने का है कि विरोध, हुरना शब्द एक विरोध का, जिस तरह की भाषा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आप समझिए कि राहुल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को सीधे चोर कह रहे हैं, तो उस भाषा का कहीं न कहीं प्रभाव, दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। जिस तरह के पार्लियामेंट में शब्दों का उपयोग करते हैं, बाहर जो स्टेटमेंट देते हैं कांग्रेस के लोग, राहुल जी देते हैं, फिर राहुल की उनकी देखा सीखी फिर कांग्रेस के लोग देते हैं, तो उसका कहीं न कहीं अब वोट चोर, तो मतलब आज आप कह रहे हो चोर कह रहे हो, तो उस भाषा का स्खलन जब होगा तो वो नीचे तक हर एक में वो परिलक्षित होगा। उसको आप कंट्रोल, ये परिलक्षित क्या हुआ, वो प्रकट ही होगा। तो वो भाषा का जो डिटेरिएशन आप कह सकते हैं, एक भाषा के गुणवत्ता की कमी, वो वहां से शुरू होती है। अच्छा। और नीचे तक हम लोगों को तक, और भी नीचे तक के कार्यकर्ताओं में फैलती है। उसमें हम उसको अस्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर अच्छी गुणवत्ता, अच्छी भाषा का उपयोग, सकारात्मक शब्दों का उपयोग, और किसी को अपमानित न करते हुए भी आलोचक शब्दों का उपयोग अगर विरोधी पक्ष के लोग करें, तो मैं समझता हूं कि उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव जाएगा। और जैसे अटल जी वगैरह विरोधी पक्ष में थे, लेकिन कितने सम्मानीय ढंग से, मर्यादा थी, भाषा की भी गरिमा थी, भाषा की मर्यादा थी। मैं तो कहूंगा कि इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक और दूसरे भी बंगाल वाले थे, इन लोगों ने भी भाषा की मर्यादा को काफी हद तक
मतलब कायम रखा। परंतु राहुल जी जब विपक्ष के नेता नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर उसके बाद नेता अध्यक्ष के बाद भी चोर 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 चौकीदार चोर से शुरू किया और कितने शब्दों का मोदी जी के लिए, कितने सैकड़ों शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। तो वो जो भाषा की गिरावट है, शब्दों की जो का चयन जिस ढंग से कांग्रेस ने किया और गिरे हुए शब्दों का उपयोग करके उपयोग किया गया, सार्वजनिक मंचों से किया गया, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम तो आएगा ही। अब अभी देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया उसकी तो चौतरफा निंदा हो रही है। उन्हें उनकी मंशा तो देखिए परंपरा के लेगी। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में इस तरह का जो व्यवहार है वो व्यवहार हमारी परंपरा में नहीं है। और राहुल जी इस परंपरा में पले बसे हैं जिस परंपरा में उसे अच्छा माना जाता है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। और उसको दूसरे ढंग से कहा गया कि नहीं वो तो भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भाई बहन का रिश्ता विदेशों में जो उपयोग होता है वो राहुल जी करते हैं। देश में भाई बहन के रिश्ते का उपयोग, भाई बहन के रिश्ते में इस तरह के क्रियाकलापों का उपयोग नहीं होता है, ये विजयवर्गीय जी का कहना है। सांसद जी, आपका पिछले दिनों एक वीडियो आया, मुसहर जाति के बच्चों को आप नहला रहे थे। उसके बाद थोड़े दिन बाद कांग्रेस के विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिमरिया के बच्चे भी नहाना चाहते हैं और सांसद जी के आवास जाएंगे और सांसद जी उनको भी नहलाएं। पहले तो वो वाकया बताइए कि वो बच्चे कौन थे जिनको आप नहला रहे थे और उनको स्कूल भेजने की एक कवायद आपने शुरू की है, वो क्या है? ये प्रयागराज और त्योंथर के इस पूरे बेल्ट में एक्चुअल संख्या तो नहीं, लगभग 5000 के आसपास मुसहर जाति के लोग हैं। रीवा मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, रीवा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डबौरा से लेकर के और आप मऊगंज के किनारे तक बिल्कुल पट्टी है उनकी। तो उनकी संख्या एक अनुमान है 5000 के आसपास होगी, 7000 भी हो सकती है। अब उनका आप जीवन देखें तो अगर एक कपड़ा बदन में पहन लिया लड़के ने तो वो जब खत्म होगा तभी वो उतरेगा। और मेरा ध्यान उस समय गया जब एक गांव के बहुत सकरी रास्ते से मैं गुजर रहा था तो एक औरत सूखी हुई पूड़ियों को कांड़ी से कूट रही थी, कांड़ी में कूट रही थी। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं ये चलिए मुसहर हैं। और मुझको भी बहुत जल्दी थी दूसरे कार्यक्रम में पहुंचने के, बार में बहुत देरी हो चुकी थी, तो मैंने वो कार्यक्रम वहाँ किया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो उस कुटिया में चलो जहाँ वो माने वो लड़की, वो औरत कूड़ी कूट रही थी। तो वहाँ मुझे जब मैं वापस गया फिर तो पता चला कि ये सूखी, ये लोग जूठा माने शादी समारोहों में ये जूठन उठाने का काम करते हैं। वहाँ पत्तल देते हैं और पत्तल का उनको पैसा मिलता है और बाकी जो सूखी हुई जूठन मिलता है तो जूठन वो खाते हैं और उससे भी बची हुई जो पूड़ियाँ हैं उसको कूट करके उसका पाउडर बना करके और फिर ये जब उनके पास कुछ नहीं होता तो उसको पानी में भिगो करके उसमें कुछ मिला उला करके और फिर उसको खाते हैं। तो वो उसके बाद फिर मैंने देखा उनका, आज भी मैं वहीं से आया हूँ, तो आप समझिए कि 10x10 भी नहीं कह सकते आप, तो ऊपर 10x10 का एक साड़ियाँ और कुछ तिरपाल वगैरह ये पन्नी वगैरह करके वो उन्होंने एक घरौदा बना लिया है। छोटी छोटी कपटियों में छोटी लकड़ियों को इधर से इधर खड़ा करके, कहीं इधर खड़ा करके, और ऊपर बच्चों के लिए झूलना टाइप का, उसमें बच्चे उनके सोते हैं। बीच में मचान, धरती के ऊपर उन्होंने एक बना लिया है मचान टाइप का, तो उसमें पुरुष स्त्री वो वयस्क लोग सोते हैं और नीचे उनकी बकरियां बंधी हुई थी। बाप रे। तो सरकार की योजनाओं से कैसे जोड़ेंगे? नहीं, वो तो जोड़ना है, अभी तो न उनके आधार कार्ड बने हैं, न उनका कोई जन्म तिथि है बच्चों को लेकर के। अब जन्म तिथि बनवाना कठिन काम है, वो जन्म तिथि के लिए लोग लगे हुए हैं। सरकार भाई जन्म तिथि इनकी बन जाए तो उनका एडमिशन वास्तविक सही उनकी जन्म तिथि लिख जाए। तो आंगनबाड़ी में जाइए, आंगनबाड़ी में कभी वो गए नहीं तो फिर आंगनबाड़ी को परसू करना पड़ेगा, फिर
सरपंच सेक्रेटरी को परसू करना पड़ेगा, तब जाकर फिर तहसीलदार के यहाँ जाएगा, तहसीलदार वो करेंगे, तो जन्म तिथि ही नहीं है उनकी। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी एक तरह से। तो अब वो सरकार के साथ मिल करके और बात किया है अधिकारियों से कि भाई इनकी जन्म तिथि वगैरह बनवाइए किसी तरह से, कैसे भी बने। और खाने के लिए आज मैं मैं एक घर में गया तो हमने कहा तुम्हारे अनाज कहाँ है, तो कहा नहीं, तो अनाज क्या है, तो देखा तो एक कपड़े के नीचे रोटी, एक सूखी ये एल्युमिनियम के थाली में 3 रोटियां पड़ी हुई थी, आधा इंच मोटी, और ये बनी जो रोटी होती है इससे लगभग 1.5 गुना चौड़ी, व्यास में बड़ी 3 रोटियां थी, और नीचे वाली रोटी में सीलन था, चिपचिपा पदार्थ उसमें था, वही वो खाते। बहुत बुरी ये स्थिति है। उनको अभी तो न राशन मिल पाता है, न लाडली बहना के लाभ मिल पाता है, सरकारी सुविधाओं से लगभग वंचित है। कुछ 10-15 घरों को प्रधानमंत्री आवास, पिछले बार जब मैंने कहा था कि भाई कुछ इनका करो, तो कुछ प्रशासन ने किया था, जिनके पास जमीन जहाँ उपलब्ध हो पाई, तो 3 घर एक बड़ा गाँव में दिया है, 4-5 घर, 6 घर पनासी में है, बुरकुज में 3 घर दिए हैं। इस तरह से अपने जानकारी में 8-9 घर अभी तक हैं। पर बाकी तो अभी अब प्रशासन से बात करेंगे कि भाई इनको जहाँ राजस्व की जमीन उपलब्ध हो वहाँ इनको जमीन दे दीजिए, प्रधानमंत्री आवास दे दिए वो, और वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ दें। अभी तक तो रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं, कुछ नहीं है। तो उस काम के लिए अभी बहुत मेहनत है। अभी अब आप कल्पना करिए कि बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन जिसका लोग उपहास उड़ा रहे हैं नहाने का, उस दिन शाम को जब देखा तो बच्चों को तैयार करने के लिए कि अगले दिन सुबह जाना है, तो उनके कपड़े नहीं थे, कपड़े गंदे, इतने गंदे थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो देखा होगा आपने, जब बाल में ऐसे हाथ डाला तो एकदम से बाल उंगली घुस नहीं रही थी बाल में, तो फिर उनको नहलाना धुलाना इस तरह से करना। अब आप कल्पना करिए कि नहलाने धुलाने के बाद उनमें से एक औरत ने कहा कि अब इनको आप कहाँ ले जाएंगे, तो हमने कहा इनको कहीं नहीं ले जाएंगे, तो आप ही के घर में रहेंगे। तो ये कहाँ तो हमने कहा कि नहीं आपके घर में रहेंगे, ये बगल के स्कूल में, वो 200-300 मीटर दूर है, तो उस स्कूल में इनको पढ़ने भेजा जाएगा। तो कहा फिर क्या होगा, तो हमने कहा शाम को जिस तरह से सारे लड़के लौटते हैं जाते हैं स्कूल, उसी तरह से आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, और जिस तरह सबके बच्चे वापस आते हैं उस तरह आपके बच्चे भी आपके घर वापस। तो अच्छा ऐसा होगा तो भी बहुत बढ़िया, ये अच्छा कर रहे, अच्छा मतलब वो उसके बच्चे ऐसा लग रहा था कि अपहरण करके कहीं ले जाने वाले हैं सजा वजा करके, और वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपने मन की भावना व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं ये तुम मेरे बच्चे के लिए क्या कर रहे हो। और दूसरे दिन फिर हमको रुक करके, गाड़ी रोक करके पैदल उनको ले जाना पड़े कहीं। ये पहले ये था कि गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, तो ये वो कहीं ये मैंने चिल्लाहट शुरू कर दी, तो डर के मारे फिर उनको पैदल लेके गए, और उनके माता पिता, एक बच्चा वो परदेसी करके उसके पिताजी पीछे हो गए, तो चिल्ला उठा। हमने कहा देखो भाई इसके पिताजी कहा, हमारे पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा आए, तो फिर तब वो गए। तो इस तरह से अभी बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन एक सामाजिक काम है ये, कोई ये आर्थिक अर्थ का भी काम नहीं है, राजनीति का भी काम नहीं है, पूर्णतः समाज का काम है, और धीरे धीरे बदलाव आएगा। मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने एक अवसर दिया है हमको, तो उसमें अपन 2-3 साल तक लगातार काम करेंगे तो कुछ न कुछ समस्याओं का इनके हल होगा। सांसद जी, सिद्धार्थ से अब कोई मनमुटाव? सिद्धार्थ तिवारी आपकी पार्टी से विधायक हैं। हमारा, आप तो समझते हैं, मेरे स्वभाव को आप जानते हैं, हमारा किसी से कभी कोई मनमुटाव न था, न है, न होता है। हमने आज तक किसी चींटी का भी नुकसान करने का प्रयास नहीं किया जीवन में। अब राजनीति है, कहीं न कहीं कुछ दाएं बाएं हो जाता है, तो उसको राजनीति के लोग जो है, जो केवल राजनीति ही जानते हैं, राजनीति जिनका धर्म है, राजनीति जिनका लक्ष्य है, वो तो कहते हैं कि हमारे बच्चे भी, हमारे विधानसभा के ही लोग स्नान करने के बच्चे, मतलब आप कल्पना करिए। हाँ, वो कांग्रेस विधायक ने कहा कि हमारे विधानसभा के बच्चे भी जाएंगे, स्नान करना छोड़ दिया है, और कहते हैं कि सांसद जी आके नहलाए तब हम जाएंगे। तो ये जिनका काम ही राजनीति है और धंधा राजनीति व्यवसाय है, तो
उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारा किसी से कोई मनमुटाव न था ना है। वो जो चीजें अगर कहीं रही भी होंगी तो उनका सबका कुछ मतलब नहीं है। मैंने आपके कुछ दिन पहले कुछ बयान देखे, रीवा में स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति स्थापित हुई, उस बीच पे भी आपके बयान आए कि भाई जमीन जहां देंगे, जिस तरह से देंगे वो करेंगे। कांग्रेस ने ये आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी रुकवा रही थी, और जबकि हमने हर प्रक्रिया का पालन किया और बाद में आखिरकार जनता के दबाव के कारण, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने जिस तरह से दबाव बनाया आखिर वहीं स्थापित करवाई, लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी। क्या आपको लगता है कि भाजपा नहीं चाहती तो ये लग जाती? भाजपा करना चाहती कि नहीं लगना है तो कैसे लगती? तो किसी की भी लगाई, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो राजीव जी की मूर्ति की सफाई करता हूँ, तो तिवारी जी की मूर्ति लगाने का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और वो पुलिस वालों का अपना एक टिकल रहता है कि भाई कल उनसे जवाब तलब न होने लगे कि भाई आपने अपनी जमीन कैसे दे दिया। अब पुलिस की जमीन लेना तो बाघ के मुंह से मांस निकालना है। तो इस वजह से पुलिस वालों का कुछ था, और बिना अगर सरकार की मंशा न होती तो कैसे लगता? नहीं लग पाती। इसलिए ये आरोप सरासर गलत है। उनको राजनीतिक रोटी सेकना था तो वो अपना कर रहे थे, पर उससे उसका कोई मतलब नहीं था। सांसद जी, आप भाजपा जिला अध्यक्ष रहे हैं, संगठन का काम बहुत लंबे समय तक किया है। अभी जो कार्यकारिणी आई उस पर यह सवाल खड़ा हो गया कि एक जनपद सीओ मारपीट मामले में एक व्यक्ति हैं, उनको पार्टी में ने पदाधिकारी बना दिया, तो सवाल खड़े हो गए कि भाई ये कैसी सुचिता की राजनीति हो गई। वो उसमें आरोपी हैं, तमाम कोर्ट वोर्ट तक मामला गया, सारी चीजें हुई, सरेंडर किया, सब कुछ हुआ, उनको कैसे बना दिया? तो क्या इस तरह की गुंजाइश है, मतलब रहती है, या फिर कैसे बना दिया, ये सब पूछ रहे हैं आज। वो एक राजनीतिक मामला बन गया है, और जो जिनके ऊपर मारपीट का आरोप है वो भी एक राजनीतिक ही एक क्रम था राजनीति का। मैं समझता हूं कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन उसके आगे पीछे का जो की पृष्ठभूमि जो है वो पूर्णतः राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, और उस वजह से वो दुर्घटना घटित हुई थी। बाकी उसके पीछे ऐसा बाकी और तो कुछ है नहीं। सांसद जी, मास्टर प्लान, हर शहर को जब बड़ा होना होता है तो मास्टर प्लान की चर्चा होती है, और ये होता है कि अब नया मास्टर प्लान आ जाएगा, शहर का विस्तार होगा, तमाम विकास के कार्य होंगे, बिल्डर्स अच्छा खासा एक्सपांशन करेंगे, नई चीजें डेवलप होंगी, कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, बहुत सारी चीजें होती। रीवा मास्टर प्लान को लेकर 2021-22 में जो स्थिति बनी उसके बाद कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ, लैंड यूज सब रुके हुए हैं। तो इस चक्कर में ऐसा नहीं लगता कि चीजें पीछे चली गईं? इस चीज पर उस समय आपत्तियां आई और उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया, कभी चर्चा ही नहीं हुई। नहीं, अभी 2035 तक का मास्टर प्लान बना करके भेजा गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने कहा कि 2035 नहीं 2045 तक का मास्टर प्लान बना करके आप ले आओ। 2047 35 तक का इन्होंने भेजा था, और उसको उन लोगों ने कहा कि नहीं 10 वर्ष का और 45 तक का करके लाओ। तो वो 2045 तक का मास्टर प्लान बनाने की बना रहा नगर निगम और जिला प्रशासन बना रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये मास्टर प्लान 2045 का बन के तैयार हो जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगी। मतलब ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये देखा गया कि इससे विकास प्रभावित तो होता है, क्योंकि शहर का विस्तार नहीं हो पा रहा, शायद इस कारण भी चीजें रुक रही हैं। नहीं, वो तो मैं आप इस बात से सहमत हूँ, परंतु आप भी सहमत होंगे कि दूरदृष्टि रख करके भाई 45 तक हमें कोई अवरोध ना आने पाए। 45 तक हमारी जनसंख्या क्या होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो 35 तक का भेजा था, तो उसको 35 के बजाय 45 कर दिया है। तो 45 की तैयारी चल रही है और मुझको लगता है जल्दी तैयार हो जाएगा। सांसद जी, अभी पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आरोप लगाए कि रीवा से मिर्जापुर जो लाइन थी अब उस पर कोई बात नहीं है, उसका सर्वेक्षण भी नहीं होगा। क्या इस बात में क्या सच्चाई है? नहीं, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि कुछ सब कुछ कंप्लीट है, परंतु सही बात यह है कि हमारे ही कार्यकाल में इसका सर्वे हुआ है पूरा। और कोरोना के बाद जो परिस्थिति कोरोना को लेकर के 3-4 साल तो एकदम से वैसे ही चला गया, दम में पड़ा रहा। अब इस बार फिर से हमने रेल मंत्री से चर्चा की है, उस पर विचार हो रहा है।
तो उनका ये कहना कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक स्टंट है। बाकी जितना संभव है 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो बड़ा प्रोजेक्ट है, किसी साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। तो उसके लिए अपन प्रयास कर रहे हैं और प्रयास रुका नहीं है, और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं इसको सफलता मिलेगी आगे। मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो प्रोजेक्ट अब चर्चा में ही नहीं है या फिर नहीं होगा? ना सवाल ही नहीं है सर, तो अपना वो रिकॉर्ड में आ चुका है। मतलब अब उस पे आगे की प्रोसेस, सर्वे हो गया है। सर्वे के बाद ये तो इतना सही है कि 3-4 साल वो कोरोना के समय मामला स्थगित रहा, और उसके बाद विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव के बाद अभी हमारी रेल मंत्री से अभी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा उस पर विचार करेंगे, उसको फिर से अपन प्रोसेस में ले आ करके और वो आगे बढ़ाते हैं कैसा कितना हाथ। सांसद जी, एक बड़ी लंबे समय से डिमांड थी, आपने भी उस चीज को लेकर पहले भी सवाल उठाया था, पत्र भी लिखा था, रीवा बिलासपुर को दुर्ग तक करने को लेकर। अभी पिछले दिनों आप ही की पार्टी के नेता गौरव तिवारी ने भी इस पर पत्र लिखा है, आपने भी पहले रेल मंत्री से चर्चा की थी, और चूंकि वहां बहुतायत में लोग हैं विंध्य के, तो वो हर तरह से कनेक्टिविटी में आ जाएगा। तो इस चीज को लेकर अब क्या आगे पहल होगी, इस पर कुछ बात चल रही है? अभी रेल मंत्री जी से बात हुई तो उनको लग रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ के लोग विरोध न करें। तो फिर मैंने वहाँ के सांसदों से 3 सांसद गए, नहीं उन्होंने कहा, दुर्ग के सांसद गए, बिलासपुर के सांसद गए, उन्होंने कहा कि नहीं मुझको कोई आपत्ति नहीं है। फिर रमन सिंह जी जो लोग विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे रेल मंत्री से बात करवाई, उन्होंने कहा कि नहीं इसको यहाँ दुर्ग तक बढ़ाना जरूरी है। तो वो प्रक्रिया में है, और रेल मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के सांसदों की बात, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष की बात को सुना है, और जब ये सारी बातों को सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं आप मैं जो सोच रहा था वो छत्तीसगढ़ के लोग भी सहमत हैं। तो ये जब दोनों पक्ष आप चाहते ही हैं, छत्तीसगढ़ वालों को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो उसमें अपना कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं तो वो आगे बढ़ेंगी, वो होगा वो। कुल मिलाकर तमाम चीजें ऑनगोइंग हैं, जो विकास परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं, तमाम तरह की बातें हैं, आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। सांसद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम विषयों पर बात रखी, लेकिन आपने जो नया इनिशिएटिव लिया है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि रीवा जिले में, रीवा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसहर जाति के लोग हैं, और वहीं वो बच्चे थे जिनको सांसद जी पिछले दिनों नहलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, और अभी भी आप वहीं से आ रहे हैं, वहीं उन लोगों से मिल रहे हैं, उनके बच्चों को किसी तरह से उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ने की भी कवायद शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया, हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।